गुजरात का सौराष्ट्र तय कर देगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की किस्मत। 1 दिसंबर के पहले चरण के चुनाव में सौराष्ट्र की भूमिका अहम होने जा रही है। 2017 विधानसभा चुनाव की तरह कांग्रेस ने अगर अपना प्रदर्शन फिर से दोहरा दिया तो यहां बहुत कुछ बदल सकता है। हालांकि 1 तारीख को यानी 1 दिसंबर को होने वाले चुनाव में सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के वोटर कहां जाएंगे, किसको वोट करेंगे, यह तो चुनाव परिणामों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बार फिर सौराष्ट्र भाजपा के लिए मुसीबत बन सकता है। भाजपा के लिए सौराष्ट्र क्यों मुसीबत बनेगा और दक्षिण गुजरात में बीजेपी पर कांग्रेस से कैसे भारी पड़ जाएगी, जहां पर पिछले चुनाव में बीजेपी की स्थिति ठीक थी, हम आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही हम खबरों का विश्लेषण करें और उसी के अनुरूप रिपोर्ट को पेश करें। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। चलिए, तो हम बात कर रहे थे 1 दिसंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव की। गुजरात विधानसभा के लिए 1 दिसंबर को जो चुनाव होना है पहले चरण का, उसमें 89 सीटों पर वोटिंग होनी है। यानी 89 सीटों का फैसला हो जाएगा 1 दिसंबर को। और यह जो पहला राउंड है, यह पहले चरण का चुनाव है, वो सभी पार्टियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगर हम 2017 विधानसभा चुनाव के परिणामों को देखें तो सौराष्ट्र में बीजेपी को कड़ी टक्कर मिली थी। बल्कि मैं आपको बता दूं कि सौराष्ट्र की 54 सीटों में से 30 सीटें अकेले कांग्रेस ने जीती थी। बीजेपी की स्थिति वहां बहुत अच्छी नहीं थी। रही बात सीटों का, तो सीटों का अंतर भी कोई बहुत ज्यादा नहीं था। पिछले चुनाव में कांग्रेस को, मतलब जो कल वोटिंग होनी है सौराष्ट्र में और दक्षिणी गुजरात में जो 89 सीटों पर, 89 सीटों पर जो वोटिंग होनी है, आप देखें तो उसमें बीजेपी को 48 सीटें मिली थी जबकि कांग्रेस को 39। यानी दक्षिणी गुजरात में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली जबकि सौराष्ट्र में भाजपा पर कांग्रेस भारी पड़ गई थी। लेकिन इस बार इस समीकरण को लेकर सभी गफलत में हैं, चिंतित हैं। और चिंतित अगर कांग्रेस है तो बीजेपी भी कम परेशान नहीं है, क्योंकि इस बार चुनाव में न सिर्फ आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है, बल्कि आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार प्रसार भी बहुत तेजी से हुआ, बहुत जबरदस्त हुआ है। पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। यानी कुल मिलाकर यहां का जो समीकरण है इस बार बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। और यह समीकरण सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की वजह से बिगड़ा है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जितनी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, उतना ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। ऐसे में इस बार
यहां की लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है और इसीलिए शायद सभी पार्टियां गफलत में हैं। बहरहाल इस बार आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। 2017 विधानसभा चुनाव में 1% से भी कम वोट पाने वाली पार्टी के मुखिया चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं, सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। तो ऐसे में उसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को जो वोटें मिली थी 2017 के विधानसभा चुनाव में, जो वोट प्रतिशत था, उसके आसपास अरविंद केजरीवाल को पहुंचना पड़ेगा। मैं यहां बता दूं कि 2017 विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 49.5% वोट मिला था, यानी 49.5%, जबकि कांग्रेस को 41.44% वोट मिला था। यानी देखें तो लगभग 8% कम वोटों से सरकार बनाने में कांग्रेस असफल रही। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को अगर वहां सरकार बनाना है, उनको ऐसा विश्वास है, ऐसा लगता है, तो उन्हें कम से कम 40% से ज्यादा वोट हासिल करना पड़ेगा। चलिए अब फिर बात करते हैं 1 दिसंबर के होने वाले विधानसभा चुनाव की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कितना फायदा हो रहा है, यह इस चुनाव के बाद भी पता चलने वाला है। जैसा कि कांग्रेसी दावा कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद न सिर्फ राहुल गांधी का कद बढ़ा है, बल्कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का उत्साह भी दुगुना हुआ है। राहुल गांधी ने उस हिंदुत्व की जोरदार वकालत करनी शुरू कर दी है, जिसके बलबूते भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं बल्कि कई राज्यों में अपनी सरकार बनाने में सफल हो पाई है। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने जिस तरीके से हिंदू देवताओं को लेकर, उनका बाकायदा नाम लेकर भाषण दिया था, उसके बाद संभव है कि उनकी छवि आने वाले समय में और सुधरेगी, उनकी छवि में और सुधार आएगा। हालांकि अब राहुल गांधी ने ऐसा क्यों बोला, क्यों बोल रहे हैं, लेकिन एक बार हम चाह रहे हैं कि हम अपने दर्शकों को राहुल गांधी के उस भाषण का एक छोटा सा अंश आपको सुनवा दें। संसार के सबसे बड़े तपस्वियों को हिंदुस्तान मानता है। सबसे बड़े शिव जी तपस्वी, कृष्ण भगवान तपस्वी, श्री राम तपस्वी। हिंदू धर्म में तपस्वियों की पूजा होती है, तो इस देश में तपस्वियों की पूजा क्यों नहीं हो रही है? करोड़ों किसान, नाई, माली, इलेक्ट्रिशियन, छोटे दुकानदार, मजदूर, ये सब तपस्या करते हैं, जिंदगी भर करते हैं। जो तपस्या कर रहा है उसको इस देश की सरकार कुछ नहीं देती। 2 लोग, 5 लोग प्रधानमंत्री की पूजा करते हैं और हिंदुस्तान का पूरा धन उनके हवाले कर दिया जाता है। हिंदुस्तान की सरकार का काम जो तपस्या करता है उनको फल देने का है, और कोई काम ही नहीं है इस सरकार का। बीजेपी के लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और फिर जो इस देश में तपस्या करता है उसको खत्म करते हैं। तो जब ये लोग इस देश की तपस्या से चोरी करते हैं तो ये देश के भविष्य को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सुन लिया आपने राहुल गांधी के शब्दों को, किस तरीके से उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी उन लोगों का अपमान कर रही है या उन लोगों के बारे में नहीं सोच रही है जो देश के लिए वास्तव में कुछ कर गुजरने का मादा रखते हैं। अब एक बात और यहां बता दूं कि राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले एक भाषण के दौरान आदिवासियों को लेकर एक बड़ी बात कही थी। आदिवासी वोटर का अच्छा खासा दबदबा है सौराष्ट्र में भी और गुजरात में भी।
राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को आदिवासी कहती है, वनवासी कहती है, यानी वन में रहने वाले लोग। राहुल गांधी ने संबोधन करते हुए सबसे कहा कि आप आदिवासी नहीं हो, आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और इस देश के मूल नागरिक आप हो। उन्होंने बहुत तीखे शब्दों में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती कि आदिवासी के बच्चे भी पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, इंजीनियर बने और डॉक्टर बने। बहरहाल सभी पार्टियों ने बहुत जोर लगाया। अब 1 दिसंबर का चुनाव जो है वो इस बार बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है और सभी पार्टियों के लिए। लेकिन अगर इस चुनाव में या सीटें यहां बढ़ गईं तो है मान लेना चाहिए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का वाकई कांग्रेस को फायदा हुआ है। नमस्कार।